Hello, my dear students. This is Shashi Vasisht, your English teacher from Rashtriya School, Khandora. I hope you all are fine at your home. In our previous video lecture, you have already learned about this chapter. This chapter is Prevention is Better Than Cure. In this chapter, you already learned about different types of disease and their cases and what are the microbes and story of microscopes and different type of disease. So now in today's topic we will discuss about vaccinations and their preventions. Then after pasteurizations. In this topic we will discuss टुडे. तो आज हम डिस्कस करेंगे बेटा कि जो ये स्मॉल पॉक्स होते हैं, काउ पॉक्स होते हैं, पोलियो की बीमारी होती है, कुछ एक ये मतलब जानलेवा बीमारी होती है, इनकी वैक्सीन्स किसने बनाई, कौन से साल में बनी और कैसे बनी, और बीमारियों से बचाव के क्या क्या उपाय होते हैं. ठीक है. कल के वीडियो लेक्चर में आपने सीखा था बीमारियां क्या होती है, कैसे वो हमारे शरीर को प्रभावित करती है और उनके होने के क्या क्या कारण होते हैं. सो मूव ऑन टुडेज टॉपिक. एन इन्फेक्टेड बॉडी और बॉडी पार्ट डजंट फंक्शन नॉर्मली. इन्फेक्टेड मीन्स होता है संक्रमित. अगर कोई संक्रमित शरीर या शरीर का कोई हिस्सा अच्छे से कार्य नहीं करता है, ठीक है, जैसे मतलब कि जो जर्म्स होते हैं, कीटाणु होते हैं, वो हमारे शरीर में प्रवेश कर जाते हैं और जो शरीर की इम्यूनिटी पावर होती है, इम्यूनिटी पावर मतलब रोग प्रतिरोधक क्षमता, ठीक है, वो इन जर्म्स को किल करने में असक्षम होती है, तो हमारी जो बॉडी है वो इन्फेक्टेड हो जाती है और ऐसी इन्फेक्टेड बॉडी नॉर्मली कार्य नहीं कर पाती है. दिस इज कॉल्ड डिजीज और सिक. और इस अवस्था को क्या कहते हैं, बीमारी की अवस्था कहते हैं. उसे क्या कहते हैं, रोग. Germs from a sick person spread out through breath, sweat, coughing, sneezing, vomiting, urine or stools. They go to the air, water, soil, insects, animals and other human get these germs unknowingly when breathing air, drinking water and using things on which soil gathered and dust. Air carries dust and the germs ride on the dust particles. तो इस पैराग्राफ में क्या है, germs from a sick person, एक व्यक्ति से जो कीटाणु होते हैं वो कैसे एनवायरनमेंट में फैलते हैं और वहां से कैसे एक हेल्थी पर्सन की बॉडी में ट्रांसफर हो जाते हैं. ठीक है. जब एक जो इन्फेक्टेड पर्सन होता है, जो बीमार होता है, वो सांस लेता है, उसके पसीने निकलते हैं, खांसता है, छींकता है, वोमिट करता है, यूरिन स्टूल करता है, तो दे गो टू द एयर. ये जो जर्म्स होते हैं किस में चले जाते हैं, हवा के माध्यम से, पानी, मिट्टी, इंसेक्ट्स, इन सब में चले जाते हैं. एनिमल्स एंड अदर ह्यूमन गेट दीज जर्म्स अनोइंगली. और जो मनुष्य पशु होते हैं और मनुष्य होते हैं अनजाने में ही इन जर्म्स को एक्सेप्ट कर लेते हैं, हवा के माध्यम से, पीने के पानी के माध्यम से, मिट्टी के माध्यम से, जहां पर डस्ट के रूप में ये जर्म्स होते हैं. और जब हवा चलती है तो वो जो डस्ट पार्टिकल्स होते हैं शरीर में एंटर कर जाते हैं. प्रिवेंशन इज ऑलवेज बेटर देन क्योर. इलाज से परहेज हमेशा ही अच्छे होते हैं. मिलियंस ऑफ लाइफ हैव बीन सेव बाय टेकिंग प्रिवेंटिंग मेजर्स. ठीक है. इन प्रिवेंटिंग मेजर्स के माध्यम से लाखों लोगों की जिंदगियां बचाई जा चुकी हैं. वी हैव टू स्टॉप द ब्रीडिंग ऑफ जर्म्स एंड जर्म्स कैरियर्स, इंसेक्ट एंड स्प्रेड ऑफ जर्म्स फ्रॉम द सिक. हमें जो सिक लोग होते हैं, बीमार लोग होते हैं, उनसे ये जो जर्म्स बढ़ रहे हैं, इनको रोकना चाहिए. मलेरिया जर्म्स आर कैरिड बाय फीमेल मॉस्किटोज कॉल्ड इन्फ्लुएंजा. डेंगू फीवर जर्म्स आर कैरिड बाय मॉस्किटोज कॉल्ड एडीज. द प्लेग जर्म्स राइड फ्लियाज विच फीड ऑन द रैट्स. क्या है, जो मलेरिया नाम की बीमारी होती है वो एक मादा मच्छर के काटने से होती है, जिसका नाम होता है इन्फ्लुएंजा. इन्फ्लुएंजा नाम की एक मादा मच्छर की काट जाने से मलेरिया बीमारी होती है. तो मलेरिया के जो जर्म्स होते हैं वो किससे फैलते हैं, इन्फ्लुएंजा मच्छर से. डेंगू फीवर एक एडिस नाम का मच्छर होता है, उसके काटने से होते हैं. और जो प्लेग नाम की एक बीमारी होती है वह
फ्लियाज एक पिस्सू नाम का जानवर होता है, उससे होती है, जो रैट्स को फीड करता है। बॉयल द ड्रिंकिंग वाटर एंड मिल्क टू किल द जर्म्स। इन कीटाणुओं को मारने के लिए उबला हुआ पानी और दूध लें। ईट ओनली फ्रेशली कुक्ड फूड। ताजा पका हुआ खाना खाएं। कीप वाटर एंड फूड वेल कवर्ड इन अ क्लीन कंटेनर्स। पानी को और भोजन को अच्छे ढके हुए साफ सुथरे बर्तन में रखें। एक्सपोज योर रूम्स, क्लोथ्स एंड बेडिंग टू फ्रेश एंड सनलाइट टू किल द जर्म्स। एक्सपोज योर रूम्स, क्लोथ एंड बेडिंग, जो रूम होता है उस पर सूर्य की रोशनी का प्रबंध करें। कपड़ों को चेंज करते रहें। सनलाइट टू किल द जर्म्स, और रूम में सूर्य की जो रोशनी है आनी चाहिए इन कीटाणुओं को मारने के लिए। कीप योर हाउस क्लीन, घर को साफ रखें। विंडो शुड हैव वायर स्क्रीन टू कीप द इंसेक्ट्स अवे। इस तरह के जो इंसेक्ट्स होते हैं, जो कीड़े मकोड़े होते हैं, उन्हें दूर रखने के लिए जो विंडोज होती है वायर स्क्रीन होनी चाहिए। अवॉइड क्लोज कॉन्टेक्ट विद द पेशेंट, किसी मरीज के साथ नजदीकी कॉन्टेक्ट से बचना चाहिए। डिसइंफेक्ट हिज क्लोथ्स एंड यूटेंसिल्स, और जो मरीज होता है उसके कपड़ों को, बर्तनों को डिसइंफेक्ट करना चाहिए, मतलब प्रभावहीन करना चाहिए। रिवलेशन इन द प्रिवेंशन एंड क्योर ऑफ डिजीज केस्ड बाय द जर्म्स हैज कम विद द इन्वेंशन ऑफ वैक्सीन्स। जो बीमारियां इन कीटाणुओं से होती है, उन बीमारियों की वैक्सीन बन जाने से, वैक्सीन का आविष्कार होने से, वैक्सीन मतलब होती है दवा, दवा बन जाने से एक रिवोल्यूशन आती है, एक क्रांति आती है। द वैक्सीन बिल्ड अप डिफेंस और रेजिस्टेंस कॉल्ड इम्यूनिटी अगेंस्ट द डिजीज जर्म्स। वैक्सीन क्या काम करती है? डिफेंस, प्रतिरोधक क्षमता बढ़ा देती है। रोगों को रोकने में जो इम्यूनिटी पावर होती है, रोग प्रतिरोधकता क्षमता होती है, वह बढ़ती है। वैक्सीन इज ए प्रिपरेशन हैविंग सम वीक और लेस पावरफुल जर्म्स ऑफ ए डिजीज। वैक्सीन मतलब होता है दवा, दवा एक तैयारी होती है कुछ कमजोर और कुछ कम शक्तिशाली बीमारी पैदा करने वाले कीटाणुओं को रोकने की। इफ ए स्मॉल डोज ऑफ पर्टिकुलर disease causing germs vaccine is injected in a healthy person, his body develops an immunity against them। अगर एक पर्टिकुलर बीमारी को उत्पन्न करने वाले जो जर्म्स होते हैं, उनकी एक वैक्सीन, उनकी दवा यदि एक हेल्थी पर्सन में इंजेक्ट कर दी जाए, हेल्थी पर्सन की बॉडी में डाल दी जाए, तो वह जल्दी ही इम्यूनिटी को, मतलब इम्यूनिटी जो प्रतिरोधक क्षमता होती है, उनसे लड़ने के खिलाफ डेवलप कर लेता है, मतलब रोगों से लड़ना शुरू कर देता है। एज ए रिजल्ट के तौर पर, परिणाम के तौर पर, ही विल नॉट फॉल सिक, वह बीमार नहीं होगा व्हेन इन्फेक्टेड विद रियली पावरफुल जर्म्स, जब तक कि रियली पावरफुल जर्म्स को उसमें इंजेक्ट ना करे। तो इसमें आपने क्या पढ़ा है कि जो रोग प्रतिरोधकता क्षमता बढ़ाने वाली जो ये वैक्सीन होती है, दवाइयां होती है, जैसे ही ये हम किसी के शरीर में इंजेक्ट करते हैं तो वह रोगों से लड़ना शुरू कर देती है, और जो वैक्सीन होती है इम्यूनिटी पावर को बढ़ाने में सहायता करती है। डॉक्टर एडवर्ड जेनर, अ डॉक्टर इन इंग्लैंड, इंग्लैंड के एक डॉक्टर एडवर्ड जेनर इन्वेंटेड वैक्सीन स्मॉल पॉक्स इन 1798। बिफोर दैट स्मॉल पॉक्स वॉज ए डेडली डिजीज। इंग्लैंड के एक डॉक्टर एडवर्ड जेनर ने 1798 में स्मॉल पॉक्स होता है चेचक नामक एक बीमारी की दवा बनाई। इससे पहले स्मॉल पॉक्स एक डेडली डिजीज के नाम से जानी जाती थी, मतलब एक जानलेवा बीमारी थी ये। इट वुड स्प्रेड वेरी क्विकली फ्रॉम पर्सन टू पर्सन, और ये एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में बहुत जल्दी ही फैल जाती। इट विक्टिम्स ऑफन डाइड, और कई बार तो इसका जो विक्टिम होता था, जो रोगी होता, वो मर जाता है। दोज हु सर्वाइव, और जो बच गए थे, ऑफन लॉस्ट देयर आईज एंड वर लेफ्ट विद अगली फेसेस मार्क्ड बाय स्कार्स। ठीक है, या तो इस बीमारी से वो मर ही जाते थे, और अगर कोई बच भी जाता तो उनकी आंखें चली जाती और उसके चेहरे पर बदसूरती के निशान बच जाते थे। एडवर्ड जेनर हैड अ मिल्कमेड रिमार्किंग दैट शी कुड नॉट कैच द स्मॉल पॉक्स एज शी हैड ऑलरेडी काउपॉक्स। एडवर्ड जेनर ने एक मिल्कमेड, दूध वाली से ये कहते हुए सुना कि उसे स्मॉल पॉक्स नहीं हुआ। क्यों? क्योंकि उसके पहले ही काउपॉक्स हो गया था। तो
तो इसमें आपने क्या पढ़ा कि जो एडवर्ड जेनर हैं ये इंग्लैंड के एक डॉक्टर हैं और इन्होंने 1798 में स्मॉल पॉक्स की वैक्सीन बनाई थी। स्मॉल पॉक्स होता है चेचक, ये एक बहुत ही जानलेवा बीमारी होती है जो एक पर्सन से दूसरे पर्सन में बहुत जल्दी ही ट्रांसफर हो जाती है। इसमें ज्यादातर या तो विक्टिम की डेथ हो जाती थी और अगर कोई बचता था तो उसकी आंखें चली जाती थी या उसके चेहरे पर बहुत ही गंदे निशान हो जाते थे। Cowpox was a mild disease with symptoms similar to smallpox। जो ये काउपॉक्स नाम की एक बीमारी है यह बिल्कुल ही स्मॉल पॉक्स के ही जैसी है। स्मॉल पॉक्स मतलब चेचक। इट टुक ओनली अ कपल ऑफ डेज टू रिकवर। और इस बीमारी से रिकवर होने में केवल कुछ ही दिन, 2 ही दिन लगते हैं। एडवर्ड जेनर थॉट ओवर द रिमार्क एंड डिजाइंड एन एक्सपेरिमेंट। एडवर्ड जेनर ने इसके जो दूध वाले ने कहा था उसके बारे में सोचा और एक एक्सपेरिमेंट प्रयोग की तैयारी की। द एक्सपेरिमेंट वॉज वेरी रिस्की। ये जो प्रयोग वो करने वाले थे एडवर्ड जेनर वो बहुत ही रिस्की था, जोखिम भरा था। इन काउपॉक्स एंड स्मॉल पॉक्स दोनों के बीच में था ये एक्सपेरिमेंट, काउपॉक्स के बीच में और स्मॉल पॉक्स के बीच में। देयर आर सोर्स ऑन द बॉडी ऑफ द पेशेंट। इसमें क्या होता था, जो पेशेंट होता था, मरीज होता था, उसके शरीर पर घाव के निशान होते थे। अ पस लाइक लिक्विड ओल्स फ्रॉम दिस सोर्स। और जो ये घाव होते थे इनमें से एक लिक्विड सी पस निकलती थी जिसको कि मवाद भी कहते हैं। जेनर took the pus of a cowpox patient and injected it into the body of a normal boy pip। ठीक है, इस जेनर ने क्या एक्सपेरिमेंट किया था, जेनर ने जो काउपॉक्स किसी को हो रखा था उसकी जो पस थी, उसकी जो मवाद थी वो ली और एक अच्छे नॉर्मल बॉडी वाले शरीर में, जिस लड़के का नाम था पिप, उसके शरीर में उसको इंजेक्ट कर दिया। He suffered from cowpox in the next few days। और अगले कुछ ही दिनों में वो काउपॉक्स से ग्रस्त हो गया। ठीक है, इसने जो काउपॉक्स से पीड़ित कोई व्यक्ति था उसके सोर्स से उसने ओज ली, मवाद ली और उसको इंजेक्शन के माध्यम से एक सही लड़के की बॉडी में ट्रांसफर कर दिया, इंजेक्ट कर दिया और कुछ ही दिनों में वह भी काउपॉक्स से ही पीड़ित हो गया, उसको भी वही बीमारी हो गई। ही ऑल्सो रिकवर्ड फ्रॉम इट इन अ कपल ऑफ डेज। और जल्द ही वह भी कुछ ही दिनों में, 2 ही दिनों में ठीक हो गया। नाउ जेनर वांटेड टू नो इफ दैट बॉय कुड बी फ्री फ्रॉम स्मॉल पॉक्स ऑल हिज लाइफ। अब जेनर ये जानना चाहते थे कि क्या वह लड़का जिंदगी भर स्मॉल पॉक्स से फ्री रह सकता था। ही इंजेक्टेड सम पस ऑफ ए स्मॉल पॉक्स पेशेंट इनटू दैट बॉडी। अब उसने क्या किया, ही इंजेक्टेड सम पस ऑफ ए स्मॉल पॉक्स पेशेंट इनटू द बॉडी द बॉय। उसने स्मॉल पॉक्स के जो पेशेंट था उसकी पस को अब इस लड़के के शरीर में इंजेक्ट किया। ही वॉश्ड द बॉय केयरफुली फॉर ए फ्यू डेज। और उसने कुछ दिनों के लिए उस लड़के को बड़े ध्यान से देखा। नथिंग हैपन टू द बॉय। लड़के के साथ कुछ भी नहीं हुआ। दस इट वॉज कन्फर्म दैट एनी वन हु हैड काउपॉक्स कांट कैच स्मॉल पॉक्स। जिससे कि यह बात साबित हो गई थी कि जिसको एक बार काउपॉक्स हो जाता था उसे दोबारा स्मॉल पॉक्स नहीं हो सकता था। तो ये जो एक्सपेरिमेंट एडवर्ड जेनर ने किया था ये एक मिल्क मेड थी, उसकी बात को सुनकर किया था। उसने क्या कहा था कि मुझे चेचक नहीं हुआ, मुझे स्मॉल पॉक्स नहीं हुआ क्योंकि मुझे पहले ही काउपॉक्स हो गया था। तो उसकी बातों को विचार करते हुए एडवर्ड जेनर के माइंड में एक विचार आया और उसने एक एक्सपेरिमेंट करने की सोची। ये एक्सपेरिमेंट क्या था, काउपॉक्स और स्मॉल पॉक्स के बीच में था। उसने एक लड़का था, पिप नाम का लड़का था, क्या किया, किसी को काउपॉक्स था वहां से उसने उसकी मवाद ली उसके घाव से और उनको एक उस लड़के के शरीर में इंजेक्ट कर दिया। कुछ ही दिन के बाद वह लड़का भी काउपॉक्स से पीड़ित हो गया और जल्दी वह ठीक हो गया। इसके बाद वो देखना चाहता था क्या इस लड़के को एक बार काउपॉक्स हो गया तो वह जिंदगी भर उसको चेचक नहीं होगा। तो उसने क्या किया, जिसको चेचक था
उसने मवाद ली इंजेक्शन के माध्यम से और उसको फिर उस लड़के के अंदर इंजेक्ट किया और उसने कुछ दिनों तक उस पर ध्यान दिया और देखा कि उसको स्मॉल पॉक्स नहीं हुआ, जिससे कि इस बात का कंफर्मेशन हो गया था जिसको एक बार काउ पॉक्स हो जाता है उसे दोबारा चेचक नहीं होता है। दैट एंटी स्मॉल पॉक्स वैक्सीन इज नाउ मेड ऑन अ लार्ज स्केल। और अब जो स्मॉल पॉक्स की जो वैक्सीन है, दवाई है, बहुत ही बड़े पैमाने पर बनती है। Cows are injected at many places at their belly with the pus of cowpox patient। जो काउस होते हैं, जो बछड़े होते हैं, उन्हें कई जगहों पर, पेट की कई जगहों पर जो उनकी जो काउपॉक्स पेशेंट की जो पस होती है वो लेकर इंजेक्ट किया जाता है। मैनी सोर्स आर डेवलप्ड ऑन द बेली एंड पस ओजस आउट। उनकी जो बेली होती है, पेट होता है, उस पर बहुत ज्यादा घाव के निशान होते हैं जहां से वो पस बाहर निकलती है। दिस इज कॉल्ड एंटी स्मॉल पॉक्स वैक्सीन। और इसे क्या कहा जाता है? एंटी स्मॉल पॉक्स वैक्सीन दवा कहा जाता है। दिस इज केप्ट इन रेफ्रिजरेटर्स और इन्हें फ्रिज में रखा जाता है। वंस ए लिटिल बेबी इज इंजेक्टेड विद दिस वैक्सीन। अगर एक बार किसी छोटे बच्चे को ये वैक्सीन इंजेक्ट कर दी जाती है, मतलब उसको लगा दी जाती है, इट बिकम्स कंप्लीटली फ्री फ्रॉम स्मॉल पॉक्स ऑल इट्स लाइफ। वह अपनी पूरी जिंदगी भर स्मॉल पॉक्स से आजाद हो जाता है। टू इंजेक्ट वैक्सीन इज कॉल्ड वैक्सीनेशन। किसी के शरीर में वैक्सीन, दवाई को इंजेक्ट करना क्या कहलाता है? वैक्सीनेशन कहलाता है, टीकाकरण कहलाता है। इट इज प्रोड्यूसेस इम्यूनिटी टुवर्ड स्मॉल पॉक्स। और यह स्मॉल पॉक्स के खिलाफ रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाता है। इट इज ऑल्सो कॉल्ड इम्यूजाइनेशन, जिसे इम्यूजिनेशन भी कहते हैं, प्रतिरक्षण क्षमता कहते हैं। दिस वैक्सीन हैज बीन यूज्ड ऑल ओवर द वर्ल्ड फॉर मेनी ईयर्स विच हैज लीड टू द टोटल रिमूवल ऑफ स्मॉल पॉक्स फ्रॉम द होल वर्ल्ड। और जो ये वैक्सीन है, ये जो दवाई है, इसका पूरे संसार में कई सालों से प्रयोग किया जा चुका है, जिससे कि आज के समय में जो स्मॉल पॉक्स नाम की बीमारी है, चेचक नाम की बीमारी है, संसार से पूरी तरह से रिमूव हो चुकी है। तो इस चैप्टर में इसने आपने पढ़ा जो स्मॉल पॉक्स होती है, जिसका नाम चेचक है, उसके लिए कैसे वैक्सीन बनी और वह कैसे संसार से अब रिमूव हो चुकी है। लुइस पास्चर, अ फ्रेंच साइंटिस्ट, इन्वेंटेड द वैक्सीन फॉर रेबिस, a disease caused by the biting of a mad dog, wolf or a jackal। लुइस पास्चर नाम का एक फ्रांस का साइंटिस्ट था, वैज्ञानिक था, जिसने की एक ऐसी दवा को तैयार किया था, जिसका जो रेबिस बीमारी की दवा को तैयार किया था, जो पागल कुत्तों के और भेड़िए, गिदड़ के काटने से होती थी। इट वॉज 1885 when he used it on a boy। 1885 की साल थी जब उसने इस दवाई को एक लड़के पर प्रयोग किया था। ही ऑल्सो फाउंड आउट मेथड फॉर किलिंग जर्म्स। और उसने कीटाणुओं को मारने के भी कुछ तरीके खोजे। ही डिस्कवर्ड दैट मैनी ऑफ जर्म्स आर किल्ड एट हाई टेम्परेचर। उसने इस चीज को डिस्कवर की, खोज की कि बहुत से कीटाणु हाई टेम्परेचर, उच्च तापमान पर मर गए थे। ही प्रोसेस ऑफ किलिंग the germs by heating to a certain temperature is called pasteurization। ठीक है, मतलब कि जर्म्स को मारने के लिए उन्हें हाई टेम्परेचर देना क्या कहलाता है? पास्चुराइजेशन कहलाता है, पास्चुरीकृत करना कहलाता है। इन ऑनर ऑफ लुइस पास्चर। ठीक है, पास्चुराइजेशन का आविष्कार किसने किया था? लुइस पास्चर ने किया था। द बैक्टीरिया फ्रॉम द एयर एंटर द मिल्क एंड ग्रो देयर रैपिडली एंड देयर नंबर गोज ऑन मल्टीप्लाइंग। क्या है? जो बैक्टीरिया होते हैं वो दूध में एंटर हो जाते हैं, प्रवेश कर जाते हैं और वहीं पर ही बहुत तेजी से बढ़ जाते हैं और बहुत अधिक संख्या में वो बढ़ते हैं। सून देयर इज लॉट ऑफ बैक्टीरिया एंड द मिल्क बिकम सोर। और जल्द ही कुछ बैक्टीरिया से अनेक बैक्टीरिया हो जाते हैं, जिससे कि दूध खट्टा हो जाता है। आपने देखा होगा दूध खट्टा हो जाता है, उसके बाद दूध फट जाता है। तो ऐसा क्यों होता है? क्योंकि उसमें बैक्टीरिया होते हैं। वी कैन कीप मिल्क बेटर फॉर ए लॉन्ग टाइम बाय किलिंग द बैक्टीरिया। हम दूध को अधिक समय तक अच्छा रख सकते हैं उसके बैक्टीरिया को मारकर। द मिल्क इज हीटेड टू ए टेम्परेचर ऑफ 50 to 60 डिग्री सेल्सियस। दूध को गर्म किया जाता है 50 से 60 डिग्री सेल्सियस के तापमान पर। एंड देन द बोतल ऑफ मिल्क इज कवर्ड विद एन एयर टाइट कैप सो दैट मोर बैक्टीरिया मे नॉट एंटर
5/8। उसके बाद जो दूध की जो बोतल होती है उसे एयर टाइट कैप से बंद कर दिया जाता है ताकि ज्यादा बैक्टीरिया उसके अंदर प्रवेश ना कर सके। दिस इज कॉल्ड पास्चुराइजेशन ऑफ मिल्क। और इस प्रक्रिया को क्या कहते हैं? दूध का पास्चुराइजेशन। समझ आ गया दूध को कैसे पास्चुराइज करते हैं, कैसे उसको लंबे समय तक रखा जा सकता है। पास्चुराइजेशन डिस्ट्रॉय नॉट ओनली द बैक्टीरिया दैट केज storing of milk but also germs that cause different disease। जो पास्चुराइजेशन प्रक्रिया होती है वह केवल दूध को खट्टा करने वाले बैक्टीरिया को ही नहीं मारता है बल्कि विभिन्न प्रकार की बीमारियों को उत्पन्न करने वाले कीटाणुओं को भी मारता है। ह्यूमन बॉडी रिसीव्स मैनी जर्म्स थ्रू मिल्क, वाटर, एयर etc। जो हमारा मनुष्य का शरीर होता है वह बहुत से कीटाणुओं को रिसीव कर लेता है दूध, पानी और हवा के माध्यम से। इफ द थिंग्स वी ईट और ड्रिंक आर बॉइल्ड फर्स्ट द जर्म्स आर किल्ड। अगर हम किसी भी चीज को खाने से पहले या दूध को पीने से पहले उन्हें उबाल लें या गर्म कर लें तो जर्म्स को मारा जा सकता है। अपार्ट फ्रॉम बॉइलिंग द जर्म्स कैन बी किल्ड बाय सर्टेन केमिकल्स। उबालने के अलावा कीटाणुओं को कुछ केमिकल्स होते हैं, रसायन होते हैं, उनके द्वारा भी मारा जा सकता है। फॉर एग्जाम्पल फ्लोर ऑफ द हॉस्पिटल्स आर वॉश्ड विद वाटर कंटेनिंग फिनाइल और डिटॉल टू किल जर्म्स। हॉस्पिटल्स के जो फ्लोर होते हैं, फर्श होते हैं, ठीक है, उन्हें धोया जाता है किसके साथ? फिनाइल और डिटॉल को यूज करते हुए उन कीटाणुओं को मारने के लिए। ठीक है, तो उबालने के अलावा इन कीटाणुओं को मारने के लिए कुछ केमिकल का भी यूज किया जाता है जैसे कि फिनाइल और डिटॉल। वैक्सीन्स फॉर सेवरल डिजीज आर मेड नाउअडेज। आज के समय में अनेक बीमारियों की वैक्सीन, दवाई बन चुकी है। चिल्ड्रन आर एडल्ट्स एंड इजीली प्रोटेक्टेड अगेंस्ट फैटल डिजीज लाइक टेटनस, डिप्थीरिया, व्होपिंग कफ, टाइफाइड, ट्यूबरकुलोसिस, पोलियो, कोलरा। ये कुछ एक बहुत ज्यादा हानिकारक बीमारियां होती है। इनसे चिल्ड्रन और जो एडल्ट वयस्क लोग होते हैं इजीली अपनी प्रोटेक्ट कर सकते हैं। टिटनेस होता है, डिप्थीरिया गले का रोग होता है, व्होपिंग काली खांसी होता है, मोतीजरा, टीबी, पोलियो, कोलरा, हेजा, इन सभी से ही वैक्सीन के माध्यम से अब सुरक्षा की जा सकती है। मेन मेथड ऑफ प्रिवेंटिंग डिजीज आर क्लीन वाटर एंड क्लीन फूड, फ्रेश एयर, बैलेंस डाइट, रेगुलर एक्सरसाइज एंड अवॉइडिंग एक्सेस। क्या है? इस तरह के डिजीज को, बीमारियों से दूर रहने के कुछ तरीके होते हैं जैसे कि क्लीन वाटर, साफ पानी, साफ भोजन, ताजी हवा, संतुलित आहार, नियमित रूप से व्यायाम और अधिकता को नजरअंदाज करना। पीरियडिक वैक्सीनेशन एंड मेडिकल चेकअप आर ऑल्सो एसेंशियल। समय समय पर जो वैक्सीनेशन होती है, जो टीकाकरण होते हैं वो और मेडिकल चेकअप, जांच भी अनिवार्य होती है। इस प्रकार इसमें चैप्टर में आपने पढ़ा विभिन्न तरह की बीमारियां, उनके उत्पन्न होने के कारण और उनसे बचाव के कारण, और उनकी जो वैक्सीन्स बनी वो कैसे बनी और किसने कौन सी वैक्सीन बनाई। और इन बीमारियों से बचने का सबसे आसान और सबसे अच्छा मेथड होता है साफ पानी पिए, ताजा खाना खाए, ताजी हवा ले, संतुलित आहार ले, नियमित रूप से एक्सरसाइज करें, आवश्यकता से अधिक कुछ भी न ले, और समय समय पर चेकअप कराएं और वैक्सीनेशन भी कराएं। थैंक यू वेरी मच। आई होप यू मे हैव अंडरस्टूड दिस चैप्टर। थैंक यू वेरी मच।